जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, इंसेप्शन डेट किसे कहते हैं जी? अर्लियर ऑफ एग्रीमेंट डेट या प्रिंसिपल डेट, प्रिंसिपल टर्म्स कंडीशन की एग्री करने की डेट। ठीक है जी, ये आपकी इंसेप्शन डेट बन गई और इस दिन आपने डिसाइड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं। ठीक है जी, अब यहाँ से आगे बात शुरू हो रही है, जनरल एंट्री साइड पे हो गई। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और इट इज नॉट अ लीज, ये हमारा क्वेश्चन है इस वक्त। तो अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि दो टेस्ट हम यहां पर लगाएंगे। ठीक है जी, एक को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और दूसरा है कंट्रोल टेस्ट। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और दूसरा कंट्रोल टेस्ट। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब ये है कि आपका एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए, यानी जो आप एसेट लीज पर दे रहे हैं वो लीज पे दिया जाने वाला एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अब वो आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है। मतलब क्या नाम है आपका? कमर भाई, आपने साथ वाले कमरे में जाना है और एक ब्लू मार्कर नंबर DE2W ब्लू ISO 0695 पता नहीं क्या क्या नंबर है, ये आपने जाकर वहाँ से उठा लेना है लीज पर। अब वहाँ पर आप गए तो ये 4 मार्कर लगे हुए थे, आपने उनमें से ये नंबर वाला मार्कर निकाला और लीज पे ले गए। नाउ दिस इज एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हसनैन भाई जाओ और जाके साथ वाले कमरे से मार्कर उठा लो लीज पे। अब ये गए, पड़ा ही एक था, तो ये क्या है? ये इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जो एसेट आप लीज पर दे रहे हैं वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, अलग से पता होना चाहिए। ये ना हो कि पता ही ना हो, 10 मार्कर पड़े हैं, जाओ जी लीज पे ले लो, कौन सा वाला, पता ही कोई नहीं, तो ये एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। तो या तो एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करें या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में ही एक और बात भी है, वो बात क्या है? सप्लायर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट। सप्लायर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट। अब सप्लायर का सब्स्टिट्यूशन राइट कब सब्सटेंटिव, असल में पूरी बात क्या है? सप्लायर हैज नो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, असल तो बात ये है। ठीक है, मैंने पहले शॉर्ट लिखा कि सप्लायर हैज नो, अभी मैं सप्लायर क्यों बोल रहा हूँ, लेसर क्यों नहीं बोल रहा? डिसाइड तो कर ले कि ये सप्लायर ऑफ एसिड जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लेसर बना या नहीं बना। ठीक है ना, सप्लायर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट। अब सप्लायर का सब्स्टिट्यूशन राइट कब एग्जिस्ट करेगा? सादा अल्फाज में लिख रहा हूँ, कब स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, कब सब्सटेंटिव होगा, तो मैं आसान अल्फाज में लिख रहा हूँ कि सप्लायर का सब्स्टिट्यूशन राइट कब एग्जिस्ट करेगा। तस्वीर भी खींचनी है, बहुत आगे ना निकल जाए, ठीक ही जा रहा है अभी तक। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन राइट ऑफ सप्लायर, substitution right is said to exist, said to be substantive की बजाय मैं आसान लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, is said to, अगर इन्हें मिटा दिया तो is said to exist if number 1 supplier has practical ability to substitute, supplier has practical ability to
सब्स्टिट्यूट, क्या मतलब? एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, ये ब्लू मार्कर मैंने इसको दे दिया और 2-4 दिन बाद मैंने जाकर कहा यार तुम ये वाला ब्लू रख लो, जो दूसरा ब्लू है ना उसका जो नंबर है ना वो गोल्डन नंबर है, और वो कामरान ने कहा है कि अगर मुझे आप मेरे लिए वो लकी नंबर वाला मार्कर है वो दे दें तो मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा उसके। ये दूसरी बात भी है। एक तो प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि मैं इस एसिड को बीइंग अ सप्लायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है ये, इवन डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है कि एक मार्कर देकर दूसरा मार्कर मैंने से ले लेना है। लेकिन साथ ही इस सब्स्टिट्यूशन से मुझे क्या हो रहा है, कामरान से एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, गोल्डन नंबर। मैंने कहा यार तुमने तो लिखना ही है ना इस मार्कर से, तुम गोल्डन नंबर वाले से लिखो या सिल्वर नंबर वाले से लिखो, तुम्हारा काम लिखना है। वो कोई लकी नंबर ढूंढता फिर रहा है अपना मार्कर के लिए, पर्चे में लेके जाना है उसने, ठीक है, अब उसकी मर्जी है, वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो यार तुम्हारा तो कुछ नहीं जाना, मेरा फायदा हो जाना है। तो सप्लायर का राइट, सब्स्टिट्यूशन का राइट कब एग्जिस्ट करेगा? जब प्रैक्टिकल एबिलिटी हो सप्लायर की सब्स्टिट्यूट कर सकने की, और दूसरा सप्लायर वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, सप्लायर वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मसलन क्या नाम भाई आपका आजकल? इतना प्यारा नाम है यार इसका, अल्लाह को बहुत नाम पसंद है, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान को जो हमने एसिड दिया था ना वो था एक प्लांट। क्या था जी? प्लांट। अब वो प्लांट हमने अब्दुर्रहमान को दिया तो इसने जनाब 1-2 महीने लगा के पहले साइट प्रिपेयर की, उसके बाद फिर इसने जनाब उसको इंस्टॉल किया, और ये 2-3 महीने बाद जाके कहीं काम शुरू हुआ, अब ऑपरेशन में आ गया, 3-4 महीने 5 महीने अब इस्तेमाल कर चुका था कि मैं पहुंच गया और मैंने कहा यार ज़रा ये प्लांट ले लो और ये दूसरा प्लांट मुझसे ले लो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकल एबिलिटी सेलर की नहीं है टू सब्स्टिट्यूट। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसे ही बस चलते चलते। फोटोकॉपी मशीन जो है वो मैंने जो है वो इन भाई को लीज पे दी हुई है। अब मैंने कुछ दिन बाद जाकर कहा यार ये वाइट कलर की मशीन है, तुम ये ब्लू कलर वाली ले लो। एक बंदा आया, वो कहता है जी मेरे सारे ऑफिस का जो है वो कलर वाइट है सारी मशीन का, तो ये मैंने ब्लू नहीं लेनी, मुझे वाइट वाली दे दो। तो यार तुम्हें तो कॉपियाँ निकालनी, तुम्हें इससे क्या है, तुम यही वाली रख लो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एबिलिटी है सप्लायर की को सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑफ सप्लायर टू सब्स्टिट्यूट हो, और फिर इसकी वजह से सप्लायर को बेनिफिट भी हो रहा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, ए सब्स्टिट्यूशन का राइट एग्जिस्ट करता है। बेसिकली स्टैंडर्ड ने तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो सब्सटेंटिव है। राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सब्सटेंटिव। अगर ये हुआ, यानी अगर सब्स्टिट्यूशन राइट हुआ, तो फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट विल फेल। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए, और सेलर के पास, सप्लायर के पास राइट, सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कल को बदल लो फिर परसों, भाई ये क्या बात हुई। एसिड तो अंडरलाइंग एसिड को हवाले करो तो फिर वो राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करेगा, और ये अगर फाइनेंस है तो अपनी किताबों से निकालेगा, वो कहानी बाद में शुरू होनी है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्लियर। एक टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा टेस्ट है कंट्रोल टेस्ट। अब कंट्रोल टेस्ट क्या है जी? कंट्रोल टेस्ट कहते हैं जी कि, किधर लिखूं, इधर लिख लेता हूं, कस्टमर हैज़, इसके ऊपर थोड़ी बहस है, वो ज़रा पढ़ लेंगे फिर, ठीक है ना। फिलहाल सादा बात करें तो कस्टमर हैज़ राइट टू ऑब्टेन, कस्टमर हैज़ राइट टू ऑब्टेन substantially all the benefits, यानी अगर तकरीबन सारे बेनिफिट्स
उस एसेट के कस्टमर ने रिसीव करने हैं, या दूसरी सूरत में, दूसरी बल्कि एंड कह लें, आगे पढ़ लेते हैं एंड या और है, ठीक है, वह भी देख लेता हूँ, ज़हन से नहीं आ रहा। कस्टमर हैज़ राइट टू डायरेक्ट द यूज़, राइट टू डायरेक्ट द यूज़, ठीक है जी। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं, यहाँ से देख लेते हैं, एंड है, ठीक है, कस्टमर के पास बेनिफिट भी हो और राइट टू डायरेक्ट द यूज़ भी हो। चलें, इसको तो बाद में पढ़ते हैं। तो ये जनाब आपका इंसेप्शन के डेट पे खड़े होकर ये डिसीजन है जो आपने लेना होता है, क्या कि कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं। कैसे डिसाइड करेंगे? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से गुजारेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए, जाग के बैठे, एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। अब दूसरी चीज़ क्या है? सेलर के पास राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। अब सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब सेलर के पास प्रैक्टिकल, सप्लायर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी हो टू सब्स्टिट्यूट और सप्लायर इससे बेनिफिट भी ले सब्स्टिट्यूशन से। तो ये दोनों चीज़ें पूरी हो गई तो फिर कहा जाएगा कि सेलर का सब्स्टिट्यूशन राइट एग्जिस्ट करता है। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेल हो गया। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेल हो गया तो फिर ये लीज ही नहीं है। ये सादा कॉन्ट्रैक्ट है। लीज के अलावा भी तो एग्रीमेंट्स होते ही हैं आपके, तो बस वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो आप बचपन वाली अकाउंटिंग कर लें, IFRS 16 अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो गया लेकिन कंट्रोल टेस्ट पास नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी बहस है, अलग से वो करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लीज नहीं है, फिर नॉर्मल अकाउंटिंग करना, बचपन वाली IFRS 16 की अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है कि फिर उसके बाद कहो लेसी है तो ये होगा, लेसर है तो लेसी लेसर ही नहीं है, वो लेसी लेसर ही नहीं है, वो सेलर बायर है या वो सप्लायर है ऑफ, और दूसरी तरफ से वो जो है वो रिसीवर ऑफ एसेट है, बस, ठीक है। और सिंपल एक एग्रीमेंट है, जो कोई भी एग्रीमेंट, कोई सी दो पार्टीज कोई भी वाइड एग्रीमेंट जो नहीं होते, कोई भी लीगल टर्म्स के अंदर रहते हुए एग्रीमेंट कर सकती हैं दो पार्टीज अपन, तो ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, बस उसको करो पूरा और सादी अकाउंटिंग कर लो जो आपको फ्रेमवर्क ने सिखाई हुई है, ओके। अच्छा, ये नहीं है कि इनकम बुक कर रहा होगा, दूसरा एक्सपेंस बुक कर रहा होगा। अच्छा, अब इससे ना आगे जो बात शुरू होनी है ना, वो असल में बड़ी अहम बात है ये। तो ज़रा मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा नकल करके पहले, फिर देखो भाई, बल्कि तरतीब से पढ़ ही लेते हैं। पहले ये सवाल पढ़ा रहा हूँ। डिस्कशन ऑफ लीज, इज़ अ लीज और इज़ नॉट अ लीज में पहला क्या टेस्ट है जी? एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए, जिसमें एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन दोनों चल जाएंगी। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो। एसेट जो है वो, एसेट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इफ सप्लायर हैज़ सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब एसेट आइडेंटिफाइड भी हो। एसेट कब आइडेंटिफाइड होगा? जब आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट हो और जब सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना हो। मैंने ऐसे याद कराया आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट इज आइडेंटिफाइड इफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड इफ सप्लायर हैज राइट। तो मैंने सीधा करके बता दिया, एसेट इज आइडेंटिफाइड इफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो और दूसरा सप्लायर हैज नो सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टेस्ट कौन सा है जी? कस्टमर हैज राइट टू कंट्रोल द यूज। बेनिफिट तो सीधी सीधी बात है ना, मुश्किल बात क्या है? राइट टू कंट्रोल द यूज जब कस्टमर के पास आ गया तो फिर कंट्रोल टेस्ट पास हो जाएगा। कंट्रोल टेस्ट पास हो गया तो ये लीज है। अगर राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट नहीं आया तो फिर ये लीज नहीं, क्योंकि कंट्रोल टेस्ट पास नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों होनी चाहिए ना। पहला तो आसान है, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स। दूसरा क्या है? राइट टू कंट्रोल द यूज के अंदर दूसरी चीज क्या है? राइट टू डायरेक्ट द यूज। इसके ऊपर ये सारी अब डिस्कशन है आगे। बात समझ आई है? तो पहली बात, लीज है या नहीं है। पहला टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जी, एसेट आइडेंटिफाइड है। अगर एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली आइडेंटिफिकेशन हो
और दूसरा सेलर के पास, सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना हो। दूसरा टेस्ट कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट क्या है कि सेलर ये राइट टू ऑब्टेन किस कस्टमर बोलना है, अभी सेलर और कस्टमर बोलना है, अभी लेसी लेसर नहीं हुआ, ठीक है ना। कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड ऑल द बेनिफिट्स, सब्सटेंशियली सारे बेनिफिट्स कस्टमर के हैं, एंड कस्टमर हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज। अब ये सबसे अहम बात है जिसकी अब आगे बहस शुरू हो रही है। क्या? पढ़ो जरा अपने तौर पे एक दफा ऐसे ही जरा, डिस्कशन ऑफ राइट टू डायरेक्ट द यूज। भाई जरा पॉज करना। हाँ जी, अब राइट टू डायरेक्ट द यूज कब साबित हो जाएगा? सबसे आसान एक मिसाल है, पहले ऐसे पढ़ना था इसको। कस्टमर हैज़ ऑब्टेन्ड प्लांट ऑन लीज, मसलन ये मिसाल पहले है, फिर उससे डिसाइड करेंगे कि ये राइट टू डायरेक्ट द यूज, राइट टू डायरेक्ट द यूज है कि नहीं। कस्टमर ने ऑब्टेन किया प्लांट ऑन लीज, कस्टमर के पास ये राइट्स हैं, क्या बनाना है, कब बनाना है, किसको बेचना है। तो फिर और बच क्या गया? और क्या बचा? तो क्या कहा जाएगा? पहले यूं कहें कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज नॉट प्री डिटरमिन्ड। किस लिए, हाउ कैसे, फॉर व्हाट पर्पज किस लिए इस एसेट को यूज करना है, ये प्री डिटरमिन्ड नहीं है। लेसर ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो लेसी जाने और एसेट जाने क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे, किसको बेचेंगे। ये लीज पर लेस, सप्लायर ने जब एसेट दिया है लेसी को, मतलब कस्टमर को, तो उसने हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस को प्री डिटरमिन नहीं किया। तो जब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगली बात भी ऐसे लिखे ना, इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू डायरेक्ट द यूज, राइट टू डायरेक्ट द यूज इज विद लेसी, देयरफॉर कंक्लूजन क्या आया? इट इज अ लीज। लेकिन पहली बात है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऊपर फेल हो गया तो फिर इधर नहीं आना, ठीक है ना। मैंने मार्कर देते हुए हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो प्री डिटरमिन नहीं किया, लेकिन राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरे पास है, और मैंने कहा जी, साथ ही लिख दिया, मैंने बोला यार किसी भी वक्त मैं चेंज कर लूंगा आके, तुम्हें ऐसा ही मार्कर दे दूंगा, लेकिन तुमसे ये मार्कर मैं ले भी सकता हूं। नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेल हो गया। चाहे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय मी, एंड राइट टू कंट्रोल द बेनिफिट तो इसके थे ही, राइट टू डायरेक्ट द यूज भी इसका हो गया, राइट टू डायरेक्ट द यूज इज विद लेसी। तो कंट्रोल टेस्ट तो पास हो रहा है, लेकिन ऊपर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेल हो गया, तो फिर भी ये लीज नहीं रहेगी। ये बात समझ आ रही है? दूसरी मिसाल, एक और कस्टमर है, मैंने उसको अब्दुल रहमान को शिप लीज पर दे दी, ठीक है जी। अब अब्दुल रहमान को लीज पर शिप मिल गई है, ठीक है, लेकिन आपको पता ही है इस वक्त शिप जहाँ से गुजरती हैं ज़्यादा, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हुए थे, ठीक है। तो मैंने भी इसको कह दिया कि भाई देखो, पहली बात, इस शिप के ऊपर आपने सिर्फ फलां चीज़ जो है वो रख सकनी है, मतलब आप सिर्फ इसके ऊपर ये जो खुश्क दालें हैं, चने हैं, ऐसी खुश्क जो अजनास हैं, गंदम है, इनको लेके जा सकते हो। आपने फ्रूट सब्जियां नहीं लेके जानी, आपने मसलन जानवर नहीं लेके जाने, कोई ऐसी चीज़, मतलब प्रोडक्ट कौन सी शिप पे लेके जाओगे ये मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा, और दूसरी बात, आप नाया हरमुज़ वाली साइड से आपने नहीं जाना,
आपने गल्फ, वो क्या स्टेट ऑफ गल्फ, कौन सा दूसरा रास्ता है, आपने वहाँ से होकर जाना है, इस रास्ते से आपने शिप को लेकर भी नहीं जाना। ठीक है। तीसरी बात, आपने सवेरे तड़के सफ़र शुरू करना है और शाम को सफ़र रोक देना है और कहीं साइड पे अपने जो है ना पार्किंग में जहाज़ को लगा के रात गुजारनी है। अब मैंने क्या कर दिया, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस को प्री डिटरमिन कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने जहाज़ इसके हवाले कर दिया। ठीक है। अब उसके ऊपर, सॉरी वो सुबह और शाम वाला रहने देते हैं, वो तो फिर इसमें दूसरी तरफ चला जाएगा, डायरेक्ट यूज़ में नहीं आएगा। तो सादा बात, कौन सी प्रोडक्ट्स इस पे कैरी करोगे, किस मुल्क में जा सकते हो, किस रास्ते से जाओगे, ये तो मैंने डिटरमिन कर दिया, लेकिन उसके बाद जहाज़ इसके हवाले कर दिया। अब इसने किस वक्त चलना है, किस वक्त रुकना है, ये भी इसकी मर्ज़ी, इसने किन लोगों को उस पर रखना है, किन को नहीं रखना, इसकी मर्ज़ी है। तो ये सिचुएशन बनी। कस्टमर हैज़ ऑब्टेन्ड अ शिप ऑन लीज, अब्दुर्रहमान भाई की बात हो रही है, लेकिन मैंने क्या किया, अपने पास कुछ राइट्स रख लिए। मतलब मैंने ये डिटरमिन किया क्या, कौन सी प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर, वो मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट बाय, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कौन सी प्रोडक्ट डिलीवर होगी, इन विच कंट्रीज इट विल गो। ठीक है। एंड रूट इज ऑल्सो मेंशन्ड। ठीक है। तो फिर शिप में हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो मैंने डिटरमिन कर दिया, वो तो प्री डिटरमिन हो गया ना। पहले तो नॉट प्री डिटरमिन था, सुकून था, अब तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो प्री डिटरमिन हो गया। लेकिन क्या हुआ है, however right to operate is with customer, क्या still right to operate, right to operate। तो दूसरा केस क्या है, पहले केस में तो ये था ना कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, तो ये लीज थी। अच्छा, बाकी टेस्ट ने ओके करके आए हो, ये ध्यान में रखना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑलरेडी पास है, बेनिफिट्स किसको जाना है, बस ये राइट टू डायरेक्ट द यूज समझा रहा हूं। तो अगर तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड है तो फिर लीज है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, तो इसका मतलब राइट टू डायरेक्ट द यूज इज विद लेसी, तो ये क्या है, लीज। दूसरा केस, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन्ड है, लेकिन 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 राइट टू ऑपरेट इज विद कस्टमर, स्टिल हम कहेंगे राइट टू डायरेक्ट द यूज लेसी के पास है, ये लीज है। ठीक है। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, however right to operate is with customer, so the hiring and firing of staff to operate the ship is customer hand and timing to move is also in customer hand, so customer is directing the use by operating it। conclusion क्या है, contract is a lease। तो क्या हुआ, how and for what purpose is predetermined but customer has right to operate, then right to direct the use is with lessee, right to direct the use is with lessee, therefore it is a lease। ठीक है। उसे कहें ज़रा 5 मिनट वेट कर ले, मैं करता हूँ। ठीक है जी। और तीसरा और आखिरी, a customer has requested supplier to build a specialized machine for him so that he can manufacture electric cars। oh, यानी क्या नाम है भाई आपका, अली भाई ने मुझे कहा कि जी आप मेरे लिए एक प्लांट बनाएं जिस पे मैं इलेक्ट्रिक स्कूटियां बनाऊंगा। बड़ी पेट्रोल के मसाइल आए हैं, तो लोग जो है ना वो काफ़ी डिमांड क्रिएट हो गई है, लोग चाह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ ज़रा लोकल लेवल पे बनी हुई सस्ती मिल जाए, तो मुझे एक आप ऐसा प्लांट बना दें जिस पे मैं स्कूटियाँ बना लूँ। ठीक है। अब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन हो गया, बोलो, लेकिन वो किसने किया है, कस्टमर ने। ठीक है। दैट इट पर्पस इज टू मेक, बट मशीन इज डिजाइंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अब प्री डिटरमिन तो है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या है कि जी आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है, लेकिन भाईजान रिक्वेस्ट ही उसने की है अगले ने। ठीक है। तो मैंने तो वही चीज़ बना के देनी है जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर इट कैन ओनली बी यूज इन एंटिटीज मैन्युफैक्चरिंग, यूज भी सिर्फ यही कर सकता है, तो कस्टमर ही डायरेक्ट कर रहा है यूज, चाहे वो अब बनाने वाले तो वही बनाना है ना यार जो उसको कहा गया है। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, लेकिन कस्टमर हैज़ डिजाइंड द एसेट, तो फिर भी क्या कहलाएगा ये केस के राइट टू डायरेक्ट द यूज इज विद लेसी, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज।
ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसकी समरी सी बना लें अगर यहीं पर, तो ये समरी कुछ ऐसे बन गई, फिर पिक्चर में भी आ जाएगा। नंबर 1, अब ये बात कहाँ से चल रही है, कस्टमर हैज़ राइट टू डायरेक्ट द यूज़ के अंदर हमने कहा जी कि अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज इन lessee hands, is in lessee's hands, तो फिर ये क्या है जी, इट इज अ लीज। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज इन लेसर हैंड, अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, सादा बात अगर करूं तो इन लेसर्स हैंड है, तो फिर ये लीज नहीं है। सिर्फ इतनी बात हो तो फिर ये क्या है, इट इज नॉट अ लीज। लेकिन तीसरा सिनेरियो जो अभी भी पढ़ा के आ रहा हूं, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस is predetermined by lessee but how and for what purpose is predetermined by lesser but lessee can operate the asset or asset is designed on lessee request। ठीक है, तो इस सूरत में पहला तो केस क्लियर हो गया ना, वो कौन सा केस था जो पहली एग्जांपल हमने की। ठीक है, दूसरा केस विदाउट एनी फर्दर बात अगर हो, अगर लेसी प्रीडिटरमिन करे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, तो फिर ये लीज नहीं है, इट इज नॉट अ लीज। लेकिन अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्रीडिटरमिन्ड, लिख लो आप खुद ही लिख लो, इज प्रीडिटरमिन्ड बाय लेसर, इज प्रीडिटरमिन्ड बाय लेसर बट लेसर ने तो ये कर लिया कि उसने प्रीडिटरमिन कर दिया, लेकिन लेसी कैन ऑपरेट द एसेट और लेसी हैज डिजाइंड द एसेट। ठीक है जी, या एसेट इज डिजाइंड ऑन डिमांड ऑफ लेसी। तो इस सूरत के अंदर हालांकि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो डिटरमिन किसने कर दिया, तो अब ये जरा समरी बन गई। पहला, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, यानी वो लेसी के हाथ में, तो ये लीज है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, मतलब इन लेसर्स हैंड, सिर्फ इतनी सी सादा बात है, तो ये लीज नहीं है। लेकिन अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर के हैंड में है, मगर लेसी उसको ऑपरेट कर सकता है, शिप, या लेसी ही है वो बंदा जिसने उस एसेट को डिजाइन किया है, तो इस सूरत के अंदर मैं नीचे लिखना चाह रहा हूं इट इज अ लीज, पर ये मुझे लिखने नहीं दे रहा, तो आप इसको लिखें, इसके नीचे करके लिखें, लाइन लगा के लिखें, इट इज अ लीज। ठीक है, ठीक है जी। तो ये एक ज़रा थोड़ी सी समरी टाइप चीज़ बन गई। अब ये और इससे पिछले 2 सफ़े तो आपने रीड करने ही हैं, क्योंकि कल फिर आपने उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना होगा। ठीक है, इसकी पिक्चर अब आप ले सकते हैं और पास पेपर
अच्छा, वो अब IS-21 की जो नीयत की थी, वो तो नीयत जुमा भी है, वो तो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, अब वो जहाँ पे मैंने तैयारी पकड़ी थी, पास पेपर 16 था शायद, उसमें अब छोटी सी जो बात थी, ज़रा उसको करके ज़रा उसको ही पड़का दें। मेरा दिल अब ये 2 सवाल कर लेते हैं। कल मैंने वैसे ऑफ करना है फिज़िकली, बच्चों से मैंने पहले मशवरा कर लिया है, तो लास्ट सेशन के आपको लेक्चर में से मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगा। उसमें आपको एक तो IS-21 का वो फॉरेन करेंसी लोन वाला हिस्सा, वो तकरीबन कोई 1 घंटे की रिकॉर्डिंग वो होगी, और IFRS 8 का इनिशियल लेक्चर, जिसमें इनिशियली IFRS 8 की मेन बात जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो लगाने का तरीका सिखाया जाएगा। तो ये अगेन इट विल नॉट बी मोर देन 2 आवर्स, इतना भी काम होगा, वो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसको आपने ले लेना है। ओके, क्या क्या पोर्टल पे भी आ जाएगा, हर जगह पे आ जाएगा, तो शायद अभी आ जाए। ठीक है, शाम तक उम्मीद है। अच्छा जी, लें जी, 1 मई 21 पे OL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एनर्जेटिक लिमिटेड फॉर यूज ऑफ 5 फोटोकॉपी मशीन्स फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2 million आर टू बी पेड इन एडवांस। अब ये चल रहा है, लेसी का सवाल है, देखेंगे लो वैल्यू है या नहीं है, तो फिर शॉर्ट टर्म है, नहीं है तो फिर नॉर्मल। ठीक है, और अगर लो वैल्यू शॉर्ट टर्म है तो फिर एग्जाम्शन। लेकिन अगली लाइन ने सारी तबाही फेर दी। एज पर एग्रीमेंट EL लेसर और सप्लायर, लेसर भी नहीं कहना चाहिए उसको, सप्लायर हैज अ सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट टू रिप्लेस द मशीन। अब अगर ये लाइन आ गई है तो ये तो लीज ही नहीं है, जिस इस लाइन की वजह से इट इज़ नॉट अ लीज। तो अगर बच्चों ये लीज नहीं है तो फिर ये सादा वाली अकाउंटिंग आ गई। अब सादा अकाउंटिंग क्या है, 2 मिलियन एडवांस में पे करना है और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। बोलो, अब 1 मई को आपने, हमारा साल कौन सा ज़रा बता दो, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक। अब वो क्या कह रहा है जी, कब हमने ये एसेट लीज पे लिया है, 1 मई पे, यहाँ ऐसा ही है। तो बहुत करीब कर दिया इसको, चलें बहरहाल। अच्छा, अब 1 मई को हमने ये लीज पर लिया एसेट और एडवांस में किराया देना है हमने, कितना, 12 मिलियन, अच्छा 2 मिलियन, 2 मिलियन, तो 2 मिलियन हमने देना है 6 महीने के लिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो कितने अरसे तक ये 6 महीने चलेंगे जी, बोलें जी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 31 अक्टूबर तक 6 महीने पूरे हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर एक और किराया पे करेंगे हम। अब मैं नहीं लीज वाला स्केजुअल भी बना रहा बिल्कुल, ठीक है ना। ओके जी, तो 1 नवंबर पे हमने, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर हेयर विद इन। अब सिंपल अकाउंटिंग है, ये 2 मिलियन पूरे का पूरा एक्सपेंस बनेगा, बोलो, और इस 2 मिलियन में से 2 महीने एक्सपेंस और 4 महीने प्री पेमेंट। बस इंट्रो, कहानी खत्म, सवाल खत्म जी। इधर आओ, रेंट एक्सपेंस 2 तो है पूरा, और अगले 2 का, ये 6 महीनों का है ना, 2 महीने का हिस्सा इधर आएगा, बोलो।
2.67 का एक्सपेंस आ गया। और करंट एसेट्स में प्रीपेड रेंट आएगा, क्या बेटा? सॉरी बोलो, क्या बोल रहे हो? 10 महीनों का आएगा? नहीं, 8 महीनों का आएगा। क्यों 8 महीनों का आएगा? यकम मई से 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल निकाल दो तो 8 ही बनते हैं ना, 10 कैसे आएंगे? ठीक है, ओके जी। उसके बाद प्रीपेड रेंट, तो ये जो 2 है इसमें से 2 तो चला गया एक्सपेंस में, बाकी 1.33 कहाँ चला गया? प्रीपेमेंट में। तो ये बेटा वो हिस्सा है इस सवाल का जो अभी तक पेंडिंग था, ये आपने अपने सवाल में अब डाल लेना है। ये अब उस वक्त नहीं ना कर सकते थे, आखिरी दिन ही समझ आनी थी बात। आपने कहा तो ये क्या बात हुई, ये लीज कैसे नहीं है? तो पास पेपर कौन सा है जी ये? ठीक है, इसका 2 पार्ट मैंने ये आपके साथ यहाँ, इसकी इतनी सी बात थी, ठीक हो गया? अच्छा किताब ही दे दो यार, इसने तो हिलना नहीं है। अब आप लिखें जी होमवर्क के अंदर कौन कौन से सवाल ट्राई करने हैं। सबसे पहले इससे पीछे, थोड़ा सा ही पीछे आपको 14 नज़र आ रहा है। डिस्कस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कैप्री आइस एंड यार्डली लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट अ लीज और नॉट, चल पड़ा है। तो ये देखें जी, ये आपको 3 नंबर का एक सवाल सिर्फ डिस्कशन वाला है, बताओ जी ये लीज है कि नहीं। उसके बाद पार्ट बी रह गया, चलो कल करते हैं। एल्यूरिंग, फॉर ईच एडिशनल टर्म अंडर कंसिडर evaluate whether its inclusion would affect the classification of a contract as a lease। 8 नंबर का सवाल आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, बस एंड पे आकर हुई, ठीक है जी। और तीसरी इसकी आमेजिश जो सवाल में थी, वो सवाल अभी अभी मैंने आपको करवाया, ठीक है जी। उसके बाद 20th हम कर चुके हैं, 21 हम कर चुके हैं जी, वो नहीं किया अभी तक जी। 22 भी फिर कर लीजिए, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या हो गया जी, बोले? 14, 19 और 22 को गड़बड़ निकल आई तो फिर देख लेंगे एंड पे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ MCQs भी ऐड कर लें अपने होमवर्क में, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। टोटल कितने हैं? सिर्फ 29। इसका हाफ बनता है, हैं कितना? तो आप 20 से 29 तक कर लें, ठीक है। तो फिर आधे आधे हो गए ना, ठीक है, सही है। 20 से 29 तक MCQs। तो आपका होमवर्क बना पास पेपर 14, ये तो डिस्कशन वाले हो गए। 22 मैंने नहीं पढ़ा, आपको दे दिया बस, ठीक है। MCQs 20 से लेकर 29 है, 39 नहीं है, तो फिर 15 से करें ना, सारे कर लो तो क्या ही बात है, ठीक है। फिर इसमें से 5-7 कम से कम भी मैं डिस्कस करूँगा, मेरा दिल है, ठीक है जी। तो जुमा भी है, आज के लिए बस इतना ही। ज़िंदगी अगर रही तो कल लेक्चर में मेरे से आपकी जो है वो वर्चुअल मुलाकात होगी, और मंडे को इंशाल्लाह फिज़िकली, ठीक है। तो कल लेक्चर के अंदर आपको IS 21 का फॉरेन करेंसी लोन, उसका ट्रीटमेंट सिखाना है, ठीक है। तकरीबन कोई 40-50 मिनट्स की होगी वो रिकॉर्डिंग, और IFRS 8 की बुनियाद डालनी है। फिर उसके बाद मंडे को जब आएंगे तो IFRS 8 जहाँ तक पढ़ा होगा उससे आगे ही फिर शुरू करते हुए फिर उसको एंड तक पहुँचाएँगे, यानी IFRS 8 का लेंथी लेक्चर होगा फिर मंडे को, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।